तो बहुत ही स्कोरिंग हो जाएगा ये, अगर वो पॉइंट्स याद रखोगे तो। क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल भी आते हैं बिल्कुल फॉर्मूले टाइप के होंगे, एनसीईआरटी के एंड में एक्सरसाइज में है, उसको एक बार अटेम्प्ट करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि फॉर्मूले पे है, बिल्कुल फॉर्मूला याद होना चाहिए इसमें जो भी है। तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम मटेरियल, तो ये क्या है, मैग्नेटिज्म ऑफ मैटर और मटेरियल्स। तो इसमें हम मटेरियल्स को डिवाइड करते हैं, जैसे अलग अलग डिवीजन है, कंडक्टर है, इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेसिस पे डिवीजन है, ठीक है। और ट्रांसपेरेंट है, ओपेक है, ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे है। तो मटेरियल्स तो सेम ही है, वही सारे मटेरियल्स हैं, बट जो भी हमारा बेसिस होगा, बेसिस के हिसाब से अलग अलग कैटेगराइजेशन मिलता है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के टुवर्ड्स क्या क्या रिस्पॉन्सेज होते हैं, उनके बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं, पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, पीडीएफ, ये जो है पीडीएफ फॉर्मेट में होते हैं, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। तो दोनों का जो बेसिक डिफरेंस है, लास्ट क्लास में बताया था, एक बार फिर से उसको क्विकली हम लोग लिख लेंगे कि जो डायामैग्नेटिक है और पैरा एंड फेरो, ये दोनों की प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होते हैं। ये दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती हैं, बस अगर यहाँ पे मान लो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे 2 टाइम्स इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे 100 टाइम्स इंक्रीज होगी। मतलब सेम बिहेवियर होगा, सेम टाइप का बिहेवियर होगा, बट हायर एक्सटेंट में होगा। उसका एक्सप्लेनेशन अलग अलग है, उसके लिए थ्योरीज अलग अलग है कि फेरोमैग्नेटिज्म में ऐसे क्यों होता है, पैरामैग्नेटिक में ऐसा क्यों होता है। तो उसके लिए अलग अलग डिफरेंट थ्योरीज हैं। तो तुमसे रीजन पूछा जाएगा कि भाई इसका रीजन क्या है, किस प्रिंसिपल पे हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो तुम्हें उसका आंसर देना है। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं, और पैरा और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करते हैं। ऐसा कैसे होता है वो हम देखते हैं इनके स्ट्रक्चर पे। तो कोई भी अगर हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस लेते हैं, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में कोई भी मॉलिक्यूलर डाइपोल प्रेजेंट नहीं होते हैं। मतलब जो भी एटम्स हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे हैं। एटम्स जैसे हमने कैपेसिटर में भी देखा था, पोलर और नॉन पोलर टाइप का। पॉजिटिव नेगेटिव मतलब एटम्स हैं, ओवरऑल जो है ये न्यूट्रल है, ये अपने लैटिस पॉइंट पे है, ये एटम्स हैं। ये जो है किसी भी स्टेट में हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, जैसे वाटर एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो ये जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनर्ट गैस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, किसी भी स्टेट में हो सकते हैं। पैरामैग्नेटिक भी जो है वो किसी स्टेट में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। फेरोमैग्नेटिक जो है वो सॉलिड में ही होता है। सॉलिड ज़्यादा से ज़्यादा मॉल्टेन स्टेट में होगा तो लिक्विड मान लेंगे, बट ये सॉलिड की प्रॉपर्टी है। अब इसमें क्या है, मॉलिक्यूलर डाइपोल एब्सेंट। मॉलिक्यूलर डाइपोल जो है, मॉलिक्यूलर डाइपोल एब्सेंट। यहां पे मॉलिक्यूलर डाइपोल प्रेजेंट, मॉलिक्यूलर डाइपोल प्रेजेंट होते हैं। मॉलिक्यूलर डाइपोल प्रेजेंट होते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है उनका, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। जैसे यहाँ पे पैरामैग्नेटिक में इस टाइप के होते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूलर डाइपोल्स। अब अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा, मैग्नेटिक मोमेंट होगा ऐसे। और किसी भी गिवन टेम्परेचर पे थर्मल एजिटेशन की वजह से, थर्मल वाइब्रेशन की वजह से ये रैंडमली ऐसे ओरिएंट हो, सो दैट कि इनकी एनर्जी जो है वो मिनिमम रहे। तो उस मिनिमम एनर्जी स्टेट में ये अपने आप को ऐसे ओरिएंट करते हैं, सो दैट कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट, जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट इस सैंपल का मिलेगा वो हमें 0 मिलेगा एट एनी टेम्परेचर। ठीक है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो 0 मिलेगा, कि ये सारे इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर डाइपोल्स का जो वेक्टर समेशन है वो 0 होता है। अब सिमिलर टाइप का जो है वो फेरोमैग्नेटिज्म में भी होता है, बट फेरोमैग्नेटिज्म में डोमेन्स होते हैं।
डोमेन्स का मतलब है कि एक एक मॉलिकुलर डाइपोल्स नहीं होते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं कि 100 मॉलिक्यूल्स, 200 मॉलिक्यूल, 1000 मॉलिक्यूल्स, ये सारे क्या करते हैं, डोमेन का फॉर्मेशन करते हैं। और हर डोमेन का, तो इसका जो एक्सप्रेशन ये क्या है, ये है डोमेन्स, ये है डोमेन्स। यहाँ पे तो मॉलिकुलर डाइपोल्स, यहाँ पे भी मॉलिकुलर डाइपोल्स, बट यहाँ पे क्या है, डोमेन्स। अब डोमेन्स क्या है कि एक डोमेन के अंदर कई सारे छोटे छोटे मॉलिकुलर डाइपोल हैं। बट इसमें क्या होता है कि ये सारे डोमेन्स, वो सारे मॉलिक्यूल्स, मान लिया कि 1000 है, तो वो 250 250 250 250 के 4 डोमेन्स में है। अब वो 250 एक ही डायरेक्शन में पॉइंट आउट करते हैं, तो इनके डोमेन का जो है रिजल्टेंट ऐसा होता है, ऐसा कुछ होगा। एक डोमेन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसका डाइपोल मोमेंट होगा। बट ये भी क्या होगा कि रैंडमली ओरिएंटेड होंगे किसी भी टेम्परेचर पे, और उनका रिजल्टेंट हमें 0 ही मिलेगा। फाइनल रिजल्ट सेम है, ठीक है, बट उसके एक्सप्लेनेशन अलग अलग है। इसमें भी नेट डाइपोल मोमेंट इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 0 है, इसमें भी नेट डाइपोल मोमेंट इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 0 है, और तीनों में ही नेट डाइपोल मोमेंट इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 0 है। ये लाइन जो है बिल्कुल रट लेनी है कि नेट डाइपोल मोमेंट इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 0। व्हाई? इन डायमैग्नेटिक देयर इज अ नो डाइपोल मोमेंट, नो मॉलिक्यूलर डाइपोल, hence it is 0. In paramagnetic substance, net resultant of molecular domains is 0. In ferromagnetic is net resultant of all the domains is 0. सारे डोमेन्स। अब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है कि वो मॉलिक्यूल्स एक डायरेक्शन में डोमेन का फॉर्मेशन करते हैं, तो यहाँ छोटे छोटे बल्क होते हैं, मतलब 250 है वो एक साथ है। यहाँ क्या है, यहाँ पे अगर 1000 है तो सारे 1000 एक तरह से समझ लो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, आपस में एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है, मतलब रैंडम टाइप्स है, क्राउड। तो इस टाइप की सिचुएशन है, जैसे मान लो कि प्लेटफॉर्म पे कोई ट्रेन से निकल रहे हैं तो सारे रैंडम डायरेक्शन में जा रहे हैं, रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, उस टाइप से हैं। और यहाँ क्या है कि सिस्टमेटाइज है, मान लो कि 15 अगस्त को 2-3 स्कूल के जो है, जो झांकी निकलती, जो परेड निकलती, वो परेड अगर मान लो एक दूसरे को क्रॉस करे, तो एक ग्रुप जो है एक डायरेक्शन में, दूसरा ग्रुप एक डायरेक्शन में, तो उस टाइप से फेरोमैग्नेटिक के अंदर है, डोमेन का फॉर्मेशन है। ठीक है, पहला पॉइंट हुआ कि इनके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 0 होने का रीजन। उसके बाद फिर क्या होता है, इनको हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं। इनको जब हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देंगे तब क्या होगा, जब इनको हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, मॉलिक्यूलर डाइपोल क्रिएशन होगा, मतलब इंड्यूस्ड मॉलिक्यूलर डाइपोल जो है, इफ दे आर प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो प्लेस्ड ऐसा बोल सकते हैं कि मान लिया यहाँ पे ऐसे हमने ड्रॉ कर दिया कि ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैंने इसको प्लेस कर दिया। ठीक है, ऐसे जो है 7 लाइन्स ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, 6 ये 7 हो गया, यूनिफॉर्म है। सेम कहानी यहाँ पे भी है, इनको इनके साथ भी वैसे किया गया, ये जो 7 लाइन्स हैं इनको जो है इसमें प्लेस कर दिया गया। यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक को भी प्लेस किया गया भाई, फेरोमैग्नेटिक को और पैरामैग्नेटिक सबको प्लेस किया गया। ठीक है, सबको चलो प्लेस कर दिया, ऐसा हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि हियर इन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस देयर इज अ जनरेशन और इंडक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर डाइपोल मोमेंट, इंडक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर डाइपोल। यहाँ पे मॉलिक्यूलर डाइपोल जो है वो इंड्यूस होते हैं इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के वजह से। अब कभी भी जो है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, जो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ है कि जो भी इंडक्शन का प्रोसेस होता है वो एक्चुअल में किस डायरेक्शन में होता है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, लेंज लॉ है, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंडक्शन होगा, और लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट है, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट विल बी अपोजिट टू अप्लाइड फील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, अप्लाइड फील्ड,
अप्लाइड फील्ड की यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है। तो कभी भी अगर इंड्यूस होगा तो इंडक्शन किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में फील्ड अप्लाई करेंगे, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसका अपोज करेगा, उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड, इसके अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हो रहा है, वो जो डाइपोल इंड्यूस हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे ऐसे इंड्यूस हो रहा है, ऐसे इंड्यूस हो रहा है। यहाँ पे क्या है कि फील्ड हमने अप्लाई किया, तो इसमें तो ऑलरेडी डाइपोल्स हैं, वो डाइपोल्स क्या होंगे, ओरिएंट होंगे। अब कहोगे कि सर क्या यहाँ पे इंडक्शन नहीं हो सकता है, यहाँ पे भी इंडक्शन हो सकता है। अरे यहाँ पे तो एक दो इलेक्ट्रॉन ही अनपेयर्ड होंगे ना, बाकी सारे तो मान लो पेयर्ड होंगे। मेरे से बेटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें पता होगा, तो वहां पे तुम्हें पता है कि कई सारे सेल्स, सब सेल्स, वो तो फुल फील्ड हैं, कुछ जो हाफ फील्ड हैं, पार्शली फील्ड हैं, जो भी हैं, वो जो है डाइपोल का फॉर्मेशन करेंगे, वो तो ओरिएंट होंगे। लेकिन जो फील्ड इलेक्ट्रॉन्स वाले होंगे, जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो क्या होंगे, वहां पे इंडक्शन का प्रोसेस होगा। तो वहां पे जो इंडक्शन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे क्या करता है, ओवरऑल वो डाइपोल का जो ओरिएंटेशन है वो डोमिनेट करता है। अब ये जो इंडक्शन है, इसका मतलब ये नहीं सोचना है कि मतलब ये बहुत ही स्ट्रांग है, एग्जिस्टिंग को जीरो कर देगा, नहीं, ये बहुत ही वीकली इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट होता है, बहुत ही स्मॉल डाइपोल इंड्यूस होता है। तो यहाँ पे जो नेट है क्या, डाइपोल का ओरिएंटेशन होगा, और वो डाइपोल धीरे धीरे ऐसे ओरिएंट होना स्टार्ट होंगे। क्या सारे एक साथ ओरिएंट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम फील्ड अप्लाई करेंगे, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हाँ भाई चलो ठीक है, फील्ड अप्लाई किया तो कैसे कैसे ओरिएंट हो रहे हैं। किसी फील्ड पे 10 हुए, किसी पे 20 हुए, किसी पे 500 हुए, करते करते 1000 अगर मानते हैं, तो 1000 के 1000 जिस फील्ड पे ओरिएंट हो जाएंगे, वो हो जाएगा मैग्नेटिक सैचुरेशन अचीव कर जाएगा। अच्छा, अब इस केस में क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक के केस में क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक के केस में ओरिएंटेशन होता है डोमेन्स का। अब वो जो डोमेन्स हैं, वो डोमेन्स अगर ओरिएंट होना स्टार्ट हुए, तो एक डोमेन अगर ओरिएंट हुआ तो एक साथ पूरे के 250 मॉलिक्यूल्स जो है एक ही डायरेक्शन में आ गए। यहाँ पे डोमेन का ओरिएंटेशन होता है, इस केस में क्या होता है, ऐसा हम बोल सकते हैं, ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल, ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल। यहां क्या होता है, डोमेन इनलार्जमेंट, डोमेन इनलार्जमेंट, डोमेन इनलार्जमेंट एंड डोमेन ओरिएंटेशन। डोमेन इनलार्जमेंट का मतलब क्या है, मतलब जैसे मान लिया कि ये डोमेन था पहले यहाँ पे, तो अब वो 250 को ना और भी ज्यादा ज्वाइन कर रहे हैं। मतलब कुछ जो छोटे छोटे डाइपोल्स हैं वो एक दूसरे को ओरिएंट करके, अगर ऐसा है, हम मानते हैं डोमेन की पिक्चर ऐसी है, ये डोमेन का इनिशियली है कि ये भाई हमारा डोमेन्स थे, ये डोमेन्स थे, ऐसे ऐसे थे, ऐसे ये डोमेन्स है। अब इन लार्ज डोमेन क्या होगा कि यहाँ से क्या होगा, ये डोमेन के साइज, मतलब ये 250 के साथ 500 ज्वाइन हो जाएंगे, सारे सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। अब ये जो है कुछ कुछ बड़े हो गए और कुछ छोटे भी हो गए, ऐसा भी हो रहा है। तो एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। डोमेन इनलार्जमेंट का भी प्रोसेस है कि उस 250 वाले को ज्यादा नंबर, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स ज्वाइन कर रहे हैं। और दूसरा है डोमेन ओरिएंटेशन का भी है कि अगर एक डोमेन ओरिएंट हुआ तो 250 मॉलिक्यूल्स ओरिएंट हो गए। तो यहाँ पे जो मैग्नेटाइजेशन होता है, जो ओरिएंटेशन होता है, जो डाइपोल क्रिएट होते हैं, डाइपोल ओरिएंट होते हैं, वो बहुत फास्ट रेट से होता है कि यहाँ पे एक एक करके हो रहा है, और कहीं पे 250 250 250 एक साथ हो रहे हैं, तो 3-4 स्टेप में ही वो कंप्लीट सारे के सारे ओरिएंट हो जाएंगे। और यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे करते करते 1000 पे जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे डिग्री जो है वो ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डोमेन वाइज ओरिएंटेशन होता है, डोमेन थ्योरी देते हैं, फेरोमैग्नेटिज्म के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए डोमेन थ्योरी दी गई है। क्या किसी ने डोमेन को देखा है? डोमेन किसी ने नहीं देखा है। वो क्या है, जो एग्जिस्टिंग बिहेवियर होता है उसके बेसिस पे डोमेन थ्योरी से बिहेवियर को एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो ये बताया जाता है कि भाई फील्ड अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे डोमेन का ओरिएंटेशन होता है, जिसके वजह से सडनली जो है मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है। तो मान लो ये डोमेन्स ओरिएंट हो गए, हम ये मानते हैं सारे ओरिएंट हो गए। अब सारे ओरिएंट हो गए तो क्या होगा, यहाँ पे देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है,
अप्लाइड और ये मैग्नेटिक फील्ड है इंड्यूस्ड, तो दोनों अपोज करेंगे। तो जो इसके इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी, अगर हम इसको मानते हैं कि ये अप्लाइड है बी नॉट, और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा मैग्नेटाइज्ड है, मैग्नेटाइज या बोल सकते हैं कि इंड्यूस्ड है, उसको हम बोल सकते हैं बी एम। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड में क्या होगी, डिक्रीज होगी। यहाँ पे क्या होगी, क्या ये बात समझ में आ रही है, यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगी, बी नॉट है और यहाँ पे सेम डायरेक्शन में है, और यहाँ पे और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि सारे डोमेन जो है खटाखट ओरिएंट हो रहे हैं। तो अब अगर फील्ड इंक्रीज करती है, यहाँ फील्ड डिक्रीज करती है, यहाँ फील्ड और ज्यादा इंक्रीज करती है, तो उसको हम फील्ड लाइंस के टर्म में कैसे डिनोट करेंगे, उसको फील्ड लाइन के टर्म्स में डिनोट करते हैं ऐसे कि अगर डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है तो यहाँ पे फील्ड अगर कम होगी तो उसको हम ऐसे डिनोट कर देंगे कि ये जो है इनके बीच की स्पेसिंग जो है इंक्रीज हो गई, ऐसा हो गया। तो अगर मान लो तुम्हें ऐसा फोटो दिया हुआ रहेगा और पूछा रहेगा कि इट इज कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन। हाँ हाँ भाई अनन्या, गुड इवनिंग, क्या हो गया अचानक। तो ये जो है, ये क्या है, ऐसा तुम्हें फोटो दिया हुआ है और फोटो देख के ये बताना है कि ये कॉपर है, एल्यूमिनियम है, आयरन है। अब तुम्हें ये फोटो देख के समझ में आएगा कि डायमैग्नेटिक है, मतलब तुम्हें क्या सर्च करना है कि भाई कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन में से कौन सा डायमैग्नेटिक है। तो अब समझ में आ जाएगा कि भाई ये कॉपर का डायग्राम होगा, समझे, इसीलिए एग्जाम्पल याद रखना जरूरी है। इसके बाद फिर पैरामैग्नेटिक में क्या है, पैरामैग्नेटिक में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज को हम कैसे दिखाएंगे, फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी, ये फील्ड लाइंस की डेंसिटी जो है ये बढ़ जाती है, तो सेम जो नंबर ऑफ लाइंस होंगी वो ऐसे दिखा देंगे। फेरोमैग्नेटिक पीस के साथ क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक पीस के साथ और ही वही चीज ग्रेटर एक्सटेंट में होगी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज्यादा हो जाएगी, तो इस टाइप का ये अट्रैक्ट करेगा, सारी लाइंस को अट्रैक्ट कर लेगा। तो ऐसे हम बोल सकते हैं ये एल्यूमिनियम है और ये जो है आयरन है, समझे। तो इसी को हम बोलते हैं कि ऐसा स्टेटमेंट देता है कई बार कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अट्रैक्ट्स द फील्ड लाइन, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रिपेल्स द फील्ड लाइन। तो ये ऐसा हम बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, डायमैग्नेटिक जो है, डायमैग्नेटिक रिपेल्स फील्ड लाइंस, डायमैग्नेटिक रिपेल फील्ड लाइंस, इसी से हम बोल सकते हैं। और ये क्या है, फेरो पैरा, पैरा जो है, पैरा अट्रैक्ट फील्ड लाइंस, ये सारे पॉइंट्स वहाँ पे लिखे हुए हैं, वो तो हम लोग लॉजिकल सीक्वेंस में जा रहे हैं तो वो वाला नोट्स एंड में कंपाइल कर लेंगे। पैरा भी अट्रैक्ट करता है और फेरो भी अट्रैक्ट करता है, ग्रेटर एक्सटेंट पे अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसका एक दूसरा वो है कि अट्रैक्ट फील्ड लाइंस मतलब ये है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस प्रीफर्स वीकर मैग्नेटिक फील्ड एरिया। जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो प्रीफर करता है वीकर मैग्नेटिक फील्ड का एरिया। इसका मतलब जैसे मान लो कि यहाँ पे एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, अगर ये मान लो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का है, और ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो, सोच लो, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। मान लिया कि यहाँ पे दो मैग्नेट के पोल हैं, ऐसे जो है दो मैग्नेट के पोल हैं, ऐसे ये मैग्नेट के पोल हैं, और ये मेरे पास रॉड है, कभी डायमैग्नेट का होगा, कभी पैरामैग्नेट का होगा, कभी फेरोमैग्नेट का होगा। तो यहाँ से जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, मतलब कि मैंने सेट बना दिया, ये बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट या परमानेंट मैग्नेट कुछ है, नॉर्थ साउथ जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। तो ये अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे यहाँ से यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, अब इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस इज फ्रीली सस्पेंड, तो डायामैग्नेटिक अब रिपेल करता है, मैग्नेटिक फील्ड से भागना चाहता है, तो मैग्नेटिक फील्ड से भागना चाहता है, दूर रहना चाहता है, तो वो अगर ऐसे रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर से होते हुए जाएंगी, तो वो क्या करेगा, वो चुपचाप अपने आप को क्या कर लेता है, ऐसे ओरिएंट कर देगा सो दैट कि कम से कम फील्ड लाइंस उसके अंदर जाए। तो अगर मान लो कि यहां से फ्रीली हम सस्पेंड करेंगे तो ये जो है
अपनी लॉन्गर एक्सिस को परपेंडिकुलर टू फील्ड ओरिएंट करेगा। समझ रहे हो पॉइंट? समझे कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में मैं इस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस करूंगा तो ये घूम के ऐसे हो जाएगा। वो चाहेगा कि भाई कम से कम में जाए यार, रिपेल करे। जैसे तुम ही हो, होमवर्क होमवर्क करोगे नहीं, या घर में जो है मान लो पापा तुमसे पूछने वाले हैं क्या नंबर है, तो तुम देख के अवॉइड करोगे। खाना खाने जाओगे धीरे से लेके किनारे में चले जाओगे जहाँ पे वो देखे नहीं। तो उसी टाइप का है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करेगा, वो फील्ड लाइंस को अवॉइड करेगा। तो अवॉइड करने के लिए क्या कर सकता है भाई, अगर ऐसे फ्री होगा तो ऐसे रोटेट कर जाएगा। इसी में ऐसे भी हो सकता है कि ऐसा दिया हुआ रहेगा कि कोई मैग्नेट है, इस मैग्नेट को ऐसा कुछ यू ट्यूब टाइप का है जिसमें कि डायमैग्नेटिक लिक्विड है। ऐसा डायमैग्नेटिक लिक्विड का लेवल है, डायमैग्नेटिक लिक्विड का लेवल है। यहाँ पे अगर मान लो ये इस लेवल तक यहाँ पे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस अगर फील्ड है, लिक्विड हो सकता है, डायमैग्नेटिक लिक्विड हो सकता है। तो ये क्या करेगा, फील्ड को अवॉइड करने के लिए ये थोड़ा सा नीचे चला जाएगा और इस साइड में जो है लेवल ऊपर चला जाएगा, लेवल डाउन जाएगा। सब क्या इसी के कंक्लूजन है, सब इसी पॉइंट के कंक्लूजन है। फील्ड को रिपेल करना, अपने लॉन्गर एक्सिस को परपेंडिकुलर में ओरिएंट करना, बस तुम्हें सोचना है, थोड़ा सा विजुलाइज करना है। पॉइंट सारे एक ही से रिलेटेड है। पैरा के साथ क्या होगा, पैरा के साथ सब सेम होगा भाई। वो अपने सबसे जो वो चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा फील्ड लाइंस मेरे से होते हुए पास करें। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपने लॉन्गर एक्सिस को इसके अलोंग ऐसे ओरिएंट कर लेगा, तो इसके इससे होते हुए जाएंगी। ये क्या करेगा, इसमें अगर लिक्विड होगा, लिक्विड में लेवल क्या कर देगा, इस यूट्यूब में राइज कर जाएगा। तो ये यूट्यूब है, भावनाओं को समझना, तुम डायग्राम पे मत जाना। कि यहाँ पे अगर मान लो ऐसा दोनों सेम लेवल के हैं और अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है इसको, तो ये ज्यादा से ज्यादा सोचेगा कि मतलब मेरे से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो, तो ये थोड़ा सा राइज कर जाता है। तो ये इधर से राइज कर जाएगा, ये यहाँ से फॉल कर जाएगा। फेरो तो लिक्विड होता नहीं है, फेरो के लिए भी अगर होगा तो हम यही बोल सकते हैं कि भाई फेरो भी क्या करेगा, ये सेम टाइप का यहाँ से जाएगा। आई बात समझ में? किसी को इसमें कोई डाउट? ये पॉइंट्स याद रहेंगे, ठीक है। ये पॉइंट्स को बिल्कुल आज और कल 2 दिन बस ये मैग्नेटिज्म एंड मैटर को देना है और याद कर लेना है। 3 टाइप के सब्सटेंस हैं, पीडीएफ। डी जो है, डी के एग्जांपल्स क्या क्या हैं। डी में मॉलिक्यूलर डाइपोल एब्सेंट होते हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होते हैं और फील्ड डिक्रीज कर जाती है। फील्ड डिक्रीज करने से वो फील्ड लाइन को रिपेल करते हैं, अपनी लॉन्गर एक्सिस को परपेंडिकुलर में सेट करते हैं। अगर लिक्विड प्लेस करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर चले जाते हैं। उसका ठीक अपोजिट जो है पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में होगा। ठीक, वेरी गुड। अब हम क्या करते हैं, कुछ टर्म्स को समझते हैं। कुछ टर्म को समझना है, उसमें उस टर्म का समझना तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ टर्म है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स और फील्ड, ये भी यूज होता है बट मेजर ये है, डिनोटेड बाय कैपिटल एच। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कैपिटल आई। वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू और म्यू नॉट। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, बहुत सारे एबिलिटी हैं, इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे काई से, काई और एक्स बोल सकते हैं। इट इज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी।
तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम चीजें होती है। वाइल इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन ये दोनों सेम होता है। मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहीं पे लिखा हुआ मिल सकता है, बट मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो है वो डिफरेंट होती है। वो क्या होता है? वो होता है जो बी है, बी डिवाइडेड बाई बी नॉट डिवाइडेड बाई म्यू नॉट इज इक्वल टू एच। मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट परमिएबिलिटी। जैसे जैसे कि सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई होती है। पूछेगा वो कोई कि व्हाट इज द मैग्नेटिक इंटेंसिटी इनसाइड द सोलेनॉइड, तो बी डिवाइडेड बाई म्यू नॉट कर दोगे एन इंटू आई। मतलब ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी मीडियम के प्रॉपर्टी से इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड में डिफरेंस समझे। मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाई म्यू, अब बी नॉट है तो म्यू नॉट, बी है तो म्यू। मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाई म्यू नॉट इज इक्वल टू एच। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। कहोगे ये क्या है यार, बताता हूं। परमेबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी तो म्यू बाई 4 पाई, वो सब हम लोग यूज कर ही रहे हैं, वो सब यूज कर रहे हैं। व्हाट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मतलब ये है कि कोई भी सब्सटेंस कितना इजीली मैग्नेटाइज हो सकता है, कितना इजीली चुंबकीय शक्तियों को ग्रहण कर सकता है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। हाउ इजीली इट कैन बी मैग्नेटाइज, ये मेजर करता है ससेप्टिबिलिटी। जैसे मान लो अगर स्टूडेंट की बात करें कि क्लास तो सबके लिए सेम है, ठीक है, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एग्जांपल लेके लेमैन लैंग्वेज में अगर समझे कि मान लो 2 स्टूडेंट हैं, तो लेक्चर हुआ, मतलब वो दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस हुए, सेम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस हुए। तो अब एक जो है फास्ट लर्नर है, एक जो है थोड़ा आलसी है। तो एक डिसिप्लिन्ड है, एक आलसी है, तो वो जो है जल्दी जल्दी सीख रहा है, और एक जो है थोड़ा स्लो है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, चाहे समझना नहीं चाह रहा है, जो भी है। तो उस केस में वो क्या कहेगा, उसमें हम बोलेंगे कि ससेप्टिबिलिटी जो है लेजी वाले की कम है, तो बोलेंगे ये लेस ससेप्टेबल टू लर्निंग है। तो वैसी ससेप्टिबिलिटी एक प्रॉपर्टी है, वो ये मेजर करता है कि कोई मटेरियल कितना जल्दी मैग्नेटाइज हो जाएगा, कितना इजीली मैग्नेटाइज हो जाएगा। दैट प्रॉपर्टी इज मेजर्ड बाय मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक परमेबिलिटी तो सिंपल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, एक्सटर्नल फील्ड को कितना अलाउ करता है, वो म्यू नॉट मैग्नेटिक परमेबिलिटी है। ससेप्टिबिलिटी मेजरमेंट है मैग्नेटाइज होने का। और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है कि कितनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो अक्वायर किया। जैसे मैग्नेटाइजेशन मतलब वो कितना सीख लिया। क्लास में बैठा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कोई बैठा, उसकी जो है ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है। अब उस फील्ड में आने पे वो कितना मैग्नेटाइज हुआ, 100% मैग्नेटाइज हुआ कि 90% मैग्नेटाइज हुआ कि 70% मैग्नेटाइज हुआ, उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। समझ पाए? ये जो है हमने अप्लाई किया, ये उस मटेरियल में आया, कितना आएगा, कितना आसानी से आएगा, वो डिपेंड करेगा इसके ऊपर। ये 3 प्रॉपर्टी हैं, उनका रिलेशन है। समझ पाए डिफरेंस? ये दोनों चीजें सेम है, ठीक है, ये हमने अप्लाई किया, या तो मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में बात करें या मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी की बात करें, वो दोनों सेम है। बस क्या है, बी बाई म्यू जो है वो हो जाएगा एच। तो ये तो सेम है, ये हमने अप्लाई किया किसी मटेरियल के ऊपर, वो कितना इजीली मैग्नेटाइज हो सकता है ये हमें पता है, और वो कितनी प्रॉपर्टी गेन करता है, कितना मैग्नेटाइज होता है, वो हम मेजर करते हैं आई से, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम से। डिफरेंस समझ पाए? क्यों? ठीक है, फिर से अभी देखो लिखता हूं, समझ में आएगा। कि मैंने एक सब्सटेंस को प्लेस किया, मान लिया कि ये पैरा है, पैरा है, मैंने जो है, पारा नहीं है भाई, पैरा है, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड में हमने प्लेस किया।
तो मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया तो इसमें कुछ इंड्यूस्ड है, तो वो इंड्यूस्ड क्या बोल सकते हैं कि दिस जो भी इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा, दैट मैग्नेटिक फील्ड, ये तो वैक्यूम है, वो क्या है बी नॉट प्लस जो इंड्यूस्ड वाले हैं, जो मैग्नेटाइजेशन वाली हैं, वो दोनों का रिजल्टेंट होगा। अब ये कुछ मैग्नेटाइज होना स्टार्ट होगा, सब ओरिएंट होना स्टार्ट होंगे, तो उसको बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसका कुछ है। वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, ये हमने बी नॉट अप्लाई किया, और ऐसा बोल सकते हैं कि म्यू नॉट इंटू एच अप्लाई किया, म्यू नॉट इंटू एच अप्लाई किया। तो जब ये जो फील्ड, ध्यान से सुनो, जो ये हम फील्ड अप्लाई करेंगे उसी के प्रोपोर्शन में वो मैग्नेटाइज होगा, ज्यादा करेंगे ज्यादा मैग्नेटाइज होगा, कम करेंगे कम मैग्नेटाइज होगा। मतलब जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी। intensity of magnetization is directly proportional to magnetic intensity। intensity से start हुआ, intensity पे खत्म। intensity of magnetization is directly proportional to magnetic intensity। I is directly proportional to H, मतलब ये induced is directly proportional to applied। जितना ज्यादा अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा इंड्यूस होगा, ठीक है। तो I इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करते हैं तो ये जो कांस्टेंट होता है यही होती है ससेप्टिबिलिटी। भाई जिसकी ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है, किसी के 1 है, किसी के 2 है, किसी के 100 है, तो उतना ज्यादा ज्यादा वो मैग्नेटाइज होगा। तो ये सेंस बन रहा है यहाँ पे आई इज इक्वल टू काई इंटू एच। तो ये क्या है, ये डायमेंशनलेस नंबर है, ये दोनों के जो यूनिट्स होंगे वो दोनों के यूनिट सेम होते हैं, ये दोनों के यूनिट सेम है। ये जो है एक डायमेंशनलेस नंबर है, एक कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस है। अब मुझे ये सोच के बताओ कि डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में क्या पैरामैग्नेटिक का ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होगा? जिधर अप्लाई कर रहे हैं उसके अपोजिट में वो इंड्यूस हो रहा है। डाया में, डायामैग्नेटिक में जिधर अप्लाई हो रहा है, एच मैंने अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, बी को भूल जाओ, एच के बारे में सोचो। एच हमने अप्लाई किया तो जो इंटेंसिटी हो रही है वो तो माइनस हो रही है, नेगेटिव हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। मतलब ससेप्टिबिलिटी ये क्या है, एक्स, वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। किसके लिए, डाया के लिए। और पॉजिटिव होगी क्योंकि सेम डायरेक्शन में हो रहा है, किसके लिए, पैरा के लिए। और दोनों ही मैग्नेटाइजेशन जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, सब जनरली ये ऑब्जर्व है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है। तो दोनों के लिए जो मॉड ससेप्टिबिलिटी, मॉड काई की वैल्यू होती है वो ऑलमोस्ट जो है 1 के बराबर होती है, 1 के आसपास होती है। समझे? कोई ऐसा मटेरियल है जिसमें कुछ मैग्नेटाइजेशन नहीं है तो क्या हो जाएगा, कुछ मैग्नेटाइजेशन नहीं है तो जीरो हो जाएगा, फील्ड अप्लाई करते रहो कुछ नहीं होगा। समझे? आई इज इक्वल टू काई इंटू एच, ये हुआ। अच्छा व्हाट इज, ये बात समझ में आई, एच हमने अप्लाई किया, आई इंड्यूस हुआ, देखो डिस्कनेक्ट होगा, रिकनेक्ट कर लोगे इमीडिएटली। एच अप्लाई किया, एच अप्लाई किया, आई इंड्यूस हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई इंटू एच। काई इज पॉजिटिव फॉर पैरा, काई इज पॉजिटिव फॉर फेरो। फेरो में बहुत ज्यादा होता है, फेरो में बहुत ज्यादा होता है, तो पैरा और फेरो के लिए पॉजिटिव होता है। फेरो के लिए जो मॉड काई की जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड पॉजिटिव ही होगा, वो ग्रेटर ग्रेटर देन 1 होगा, 1 से बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है। अब मान लो इसकी ग्राफ की बात की जाएगी, तो ग्राफ की बात की जाएगी, अगर मैं फोटो ऐसा ड्रॉ कर देता हूं, फोटो ऐसा ड्रॉ कर देता हूं, ऐसा फोटो ड्रॉ किया, आई वर्सेस एच, ये है मैग्नेटाइजेशन, ये अप्लाइड, आई वर्सेस एच।